प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांति की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के जो व्याख्यान है उसमें मैंने प्लेटो के शिक्षा योजना के बारे में अपन ने बात की थी। आज हम उसके साम्यवाद की सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे कि उसने ये माना था कि आदर्श जो राज्य है उसमें न्याय की स्थापना करने के लिए दो साधन होने चाहिए, एक शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। शिक्षा जहाँ सकारात्मक साधन उसने माना, वहीं साम्यवाद को उसने नकारात्मक साधन माना। उसका जो साम्यवाद था वो एक तरह से आंशिक व्यवस्था थी कि केवल शासक वर्ग, दार्शनिकों और सैनिकों के लिए उसने साम्यवाद को लागू किया। साम्यवाद की योजना के अंतर्गत शासक वर्ग अपने कुटुंब और निजी संपत्ति का परित्याग करते हैं, इसलिए हम इसको नकारात्मक साधन मानते हैं, ताकि राज्य संचालन में जो परिवार और निजी संपत्ति है वो किसी तरह उसको प्रतिभ्रष्ट नहीं कर सके। प्लेटो ने साम्यवाद के समर्थन में अपने कुछ तर्क दिए हैं, जिनको हम बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला तर्क उसका ये था कि नैतिक तर्क। वो मानता था कि व्यक्ति को व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाया गया, कि व्यक्ति व्यवस्था का अभिन्न अंग है, और जब व्यक्ति व्यवस्था से तारतम्य रखकर अपना कार्य करेगा तो वो सामाजिक सदाचार की वहाँ पर स्थापना होगी, उसका ये मानना था। और मनोवैज्ञानिक रूप से वो ये मानता था कि शासक वर्ग विवेक और साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक रूप से अपने से निम्न वर्ग, क्योंकि प्लेटो ने ये कहा था कि उसके आदर्श राज्य में 3 वर्ग होंगे, तो जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है वो विवेक और साहस का प्रतिनिधित्व करेगा, और जो उत्पादक वर्ग है वो शुद्रा का प्रतिनिधित्व करेगा। तो मैं मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो ये मानता था कि शासक वर्ग को अब निम्न वर्ग की जो शुद्रा है उससे दूर ही रहना चाहिए। राजनीतिक आधार पर उसका मानना था कि चूंकि वो सत्ता का प्रतिनिधि है, अतः आर्थिक शक्ति से उसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब जब सत्ता के साथ में आर्थिक शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं तो वो उसको भ्रष्ट कर देती हैं। इसलिए वो आर्थिक साधनों को सत्ता से दूर रखना चाहता था। दार्शनिक आधार पर वो मानता था कि जिन लोगों के कंधों पर शासन का विशिष्ट दायित्व है, उनकी जीवन शैली भी विशिष्ट होनी चाहिए। उच्च आदर्शों के लिए सांसारिक प्रलोभन से शासक को दूर रहना चाहिए। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसके साम्यवाद की कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि उसका साम्यवाद अर्ध साम्यवाद था। अर्ध साम्यवाद का मतलब पूरे समाज पर लागू नहीं था, बल्कि शासक वर्ग और जो सैनिक वर्ग है उस पर ही लागू था। दूसरा उसकी विशेषता थी कि आधुनिक साम्यवादियों की तरह उत्पादन के साधनों पर राज्य का क्या है, आधिपत्य नहीं है, कि उत्पादन के साधन जो हैं वो राज्य से अलग रहेंगे, जबकि शासक वर्ग बिल्कुल अलग रहेगा। उसकी साम्यवाद की विशेषता थी कि समाज में एकता की स्थापना होगी। वो ये मानता था कि जब हर वर्ग अपनी दृष्टि से कार्य करेगा, न्याय के अनुसार कार्य करेगा, तो समाज में न्याय की स्थापना होगी। साम्यवाद का लक्ष्य आर्थिक जो सुख की प्राप्ति नहीं है। उसका प्लेटो को जो साम्यवाद है उसका जो लक्ष्य है वो आर्थिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि उसका था कि श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा सुख सुविधाओं का त्याग करना। ये उसके साम्यवाद का मुख्य आधार था, और हम इसी आधार पर उसने साम्यवाद की चर्चा करी। उसने साम्यवाद की जो योजना है, उसके साम्यवाद की जो योजना है उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार और स्त्रियों का साम्यवाद। जो उसका प्रस्तावित साम्यवाद था, उसके संपत्ति के जो साम्यवाद की हम चर्चा करें तो उसका ये मानना था कि ये संपत्ति का साम्यवाद किसका है, शासक वर्ग के लिए वो संपत्ति का निषेध करता है। वो ये कहता है कि शासक वर्ग के पास में संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना वो धन रखेंगे ना वो निजी भूमि रखेंगे, बल्कि सामूहिक बैठकों में रहेंगे वो, और जो राज्य द्वारा संचालित होंगे, सामूहिक ऐसे स्थान पर रहेंगे जो कि राज्य द्वारा संचालित होंगे, सामूहिक रूप से भोजन करेंगे, सोने चांदी का स्वामित्व उनके पास में नहीं होगा, और उनके पास में, क्योंकि उसका ये मानना था कि शासक वर्ग के पास तो इससे भी अमूल्य वस्तु है, और वो अमूल्य वस्तु क्या है, उसका स्वयं का विवेक। उसका स्वयं का विवेक उसमें, जो कि समाज में शूद्र वर्ग के पास में नहीं है।
वो किसके पास में है? सिर्फ शासक वर्ग के पास में है। इसलिए उसका ये मानना था कि उसको जो निम्न चीज़ें हैं उससे दूर रहना चाहिए, और धन संपत्ति, निजी संपत्ति, उसको वो निम्न वस्तु मानता था। लेकिन इसकी भी कई लोग आलोचना करते हैं। वो ये कहते हैं कि संपत्ति तो मानव का स्वभाव है और उससे विकास का माध्यम है। उसके लिए व्यक्ति संपत्ति को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो यदि संपत्ति उसको नहीं रखनी है तो ऐसी स्थिति में वो कोई कर्म ही नहीं करेगा। और समाज में किस व्यक्ति का कितना योगदान रहेगा, न्यायपूर्ण ढंग से किस तरह समाज में न्याय संगत व्यवस्था स्थापना होगी, ये भी इसके संपत्ति के साम्यवाद में स्थापित। किसी के पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति होगी और किसी के पास में बिल्कुल संपत्ति नहीं होगी। और सामूहिक संपत्ति जब किसी की नहीं होगी तो सार्वजनिक उपेक्षा का शिकार रहेगी। आज भी हम देखते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति किसका उपेक्षा का शिकार होती है। निजी संपत्ति प्रेरणादायक शक्ति का कार्य करती है और उसका हास हो जाएगा। जो उसकी प्रेरणा है व्यक्ति की, उस प्रेरणा का वो हास्य हो जाता है। दूसरा उसके साम्यवाद का प्रकार था पत्नियों का साम्यवाद। पत्नियों के साम्यवाद के पीछे प्लेटो की कुछ नारी संबंधी मान्यताएं भी थी। उसका ये मानना था कि कुटुंब में संकीर्ण मान्यताएं हैं और निष्ठाएं हैं, उनको जन्म देने वाली संस्था है, जिससे राज्य की एकता का भाव नष्ट होता है तथा मानसिक क्षुद्रताएं उससे पनपती हैं। और उसका ये मानना था कि कुटुंब की जंजीरों में नारी को यदि हम पत्नियों का साम्यवाद स्थापित करेंगे तो कुटुंब की जंजीरों में जो नारी बंधी हुई है उससे उसको मुक्ति मिलेगी। और उसने जो प्रचलित विवाह संस्था है उसको भी समाप्त करने पर उसका मानना था कि उसको भी समाप्त किया जाना चाहिए और अस्थायी विवाह योजनाएं लागू की जानी चाहिए ताकि श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति की जा सके। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसकी जो ये है जो पत्नियों का साम्यवाद है वो भी आलोचना का कारण रहा, क्योंकि प्लेटो ने का भले ही मंतव्य कुछ भी रहा हो, उसका नारी जाति के प्रति जो भी धारणा रही हो, लेकिन जो आलोचक है वो ये मानते हैं कि ये धारणा भ्रमपूर्ण है। स्त्री केवल संतोत्पत्ति की वस्तु नहीं है, कोई साधन नहीं है, बल्कि परिवार को एक तरह से एकता के सूत्र में पिरोने वाली है। तो ऐसी स्थिति में यदि स्त्री को सिर्फ यही मान लिया जाए कि वो संतोत्पत्ति का साधन है तो जो वो है परिवार समाप्त करने जैसी स्थिति हो जाएगी। और एक बच्चा जो कि माँ के आंचल में रहकर माँ अपने भावात्मक विकास करता है, वो विकास वो कभी भी नहीं कर पाएगा, चाहे कितने ही राज्य द्वारा प्रस्तावित शिशु गृह स्थापित कर दिए जाए। स्त्री की स्वतंत्रता के नाम पर परिवार की भावनात्मक केंद्र को नष्ट करना ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। ऐसा कौन मानते हैं? उसके आलोचक मानते हैं। वो ये कहते हैं कि अस्थायी जो विवाह है उसकी योजना भी दोषपूर्ण है, कि आप अस्थायी विवाह यदि नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में कौन संतान किसकी है ये पता नहीं होगा, तो उसको जो प्रेम, सहयोग, जो भावनाएं हैं वो कहीं से उसको प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि परिवार समाज की आधारशिला है। इसका अंत यदि होता है तो जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है वो कहाँ से सीख पाएगा। व्यक्ति की जो कुछ व्यक्तिगत आकांक्षाएं होती हैं, जो हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं होती है, प्लेटो क्या कहता है कि ये राज्य के माध्यम से पूरी होनी चाहिए, जबकि जरूरी नहीं है कि हर राज्य व्यक्ति की भिन्न भिन्न जो मान्यताएं हैं उनको पूरा कर सके। उत्तम संतान की उसकी जो धारणा थी वो भी जीव शास्त्र के सिद्धांत के खिलाफ मानते हैं आलोचक। वो ये कहते हैं कि जीव शास्त्र में जरूरी नहीं है कि माँ बाप यदि के पास में बुद्धि कम है या माँ बाप कम बुद्धि के हैं तो उनकी संतान वैसी बुद्धि की पैदा होगी, क्योंकि जीव शास्त्र में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। एक इसके अतिरिक्त एक और आलोचना है कि समाज का नैतिक जो ताना बाना है इससे छिन्न भिन्न होगा, नैतिक अराजकता होगी। लेकिन फिर भी प्लेटो ने इस साम्यवाद की क्या है समर्थन किया है। आज यदि हम देखें कि आज भी हमें साम्यवाद की धारणा पूरे विश्व में दिखाई देती है, लेकिन प्लेटो का साम्यवाद और आज के साम्यवाद में जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ आज का साम्यवाद आर्थिक साम्यवाद है, वहाँ जो प्लेटो का जो साम्यवाद था वो नैतिक साम्यवाद है। तो हम कुछ समानताएं असमानताएं देखेंगे कि आज के
आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या क्या समानताएं हैं। पहली समानता तो है कि दोनों का लक्ष्य समाज की एकता और सुदृढ़ता की स्थापना करना है। दोनों ही मानव प्रकृति को अपूर्ण मानते हैं। दोनों ही व्यक्तिक संपत्ति का विरोध करते हैं। दोनों ही धारणाएं व्यक्ति की जो वैयक्तिकता है उसको खत्म करती हैं, बल्कि दोनों ही समिष्टवादी धारणाएं मतलब समाज पर ध्यान देती हैं, व्यक्ति की खुद की जो वैयक्तिक स्थिति है उस पर ध्यान वो नहीं देती। दोनों ही अव्यवहारिक हैं। दोनों ही व्यवस्थाओं में शासन का स्वरूप लोकतंत्रीय नहीं है। लेकिन कुछ असमानताएं भी हमें दिखाई देती है, जैसे कि आधुनिक साम्यवाद में आर्थिक स्थिति मजबूत है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद मैंने अभी भी चर्चा करी कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है, नैतिकता के आधार पर है। प्लेटो त्याग पर बल देता है, जबकि आज साम्यवाद में भोग पर बल दिया जाता है। साम्यवाद की प्राप्ति में संयम और त्याग की जरूरत है। प्लेटो के साम्यवाद की प्राप्ति में संयम और त्याग की जरूरत है, जबकि आज यदि हम साम्यवाद की स्थापना करते हैं तो आज साम्यवाद का सिद्धांत ये कहता है कि क्रांति के द्वारा ही साम्यवाद की स्थापना हो सकती है। प्लेटो का साम्यवाद वर्ग के आधार पर नहीं, राज्य को एकता के सूत्र में बांधने में विश्वास करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद वर्ग विहीन समाज की स्थापना करता है। वो ये कहता है कि राज्य में कोई वर्ग होना ही नहीं चाहिए। यदि वर्ग विहीन राज होगा तो ही वो पूरे समाज में अच्छा कार्य करेगा, जबकि प्लेटो पूरे समाज को वर्ग के आधार पर बांटता है। उसने 3 वर्गों को जो प्रमुखता दी है, वो वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे तो ही साम्यवाद की स्थापना हो सकती है, नहीं तो साम्यवाद की स्थापना नहीं हो सकती। तो चाहे हम कुछ भी कह दें प्लेटो की जो साम्यवाद की जो अवधारणा है वो एक तरह से उसकी वो नकारात्मक अवधारणा है जिसके द्वारा वो आदर्श राज्य की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहता है। हालांकि हम देखते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य कभी भी अस्तित्व में नहीं आया, वो एक स्वप्न ही रहा हमेशा। आधुनिक साम्यवाद का तो हम देखते हैं कि आधुनिक साम्यवाद तो फिर भी कुछ देशों में हमें दिखता है, पहले रूस में दिखाई दिया और अब हमें चीन में दिखाई देता है, लेकिन प्लेटो का साम्यवाद वास्तविकता के धरातल पर कभी भी अवतरित नहीं हो पाया। तो आज हम इस व्याख्यान को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।